जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम JSSC CGL का टेस्ट 2 का जो मैथ्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। आज जो पहला क्वेश्चन होगा आपके सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 41, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। क्या है? एज ए ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, मतलब एक ऑब्जर्वर है, वो क्या है कि एक लाइट हाउस के टॉप पे बैठा हुआ है। जैसे मैं एक लाइट हाउस बना रहा हूँ, अब देखें, सपोज करें कि ये एक लाइट हाउस है। क्लियर है, ये हमारा एक लाइट हाउस है और इसके टॉप पे ऑब्जर्वर कोई बैठा हुआ है। इसके टॉप पे कोई ऑब्जर्वर क्या किया है, बैठा हुआ है। क्लियर। फिर कहते हैं 120√3 120√3 एबव द सी लेवल। ये जो है, ये मान लीजिए हमारा सी लेवल जो है यहाँ पे। क्लियर है। सी लेवल से ये कितना है हमारा, तो 120√3 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप शाइलिंग टुवर्ड्स इट्स चेंज फ्रॉम 30 to 60। मतलब होता क्या है कि मान लीजिए एक बोट है, यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे आपको दिखता है, मान लीजिए ये बोट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं यहाँ जब दिखता है, मान लीजिए डिप्रेशन यहाँ से है, तो ये 30 डिग्री का डिप्रेशन है, तो यहाँ पे दिखता है। कुछ समय के बाद फिर क्या होता है, तो वही बोट ऑब्जर्वर को यहाँ पे दिखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है। कितना डिग्री का चेंजिंग आता है, 60 डिग्री का चेंजिंग आता है। कितने डिग्री का चेंजिंग आता है, 60 डिग्री का चेंजिंग आता है। कहता है द डिस्टेंस, यहाँ पे दिया हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। तो जिस पीरियड में ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि बोट यहाँ से कहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो है लाइट हाउस है, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे बोट को ये देख रहे हैं। इस पॉइंट पे मान लीजिए एक बोट इन्हें दिखा। फिर अगला जो है, ये कितने डिग्री पे दिखा इन्हें ऑब्जर्वर को, तो अभी हमने बताया था 30 डिग्री पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, अवनमन कोण। और एंगल ऑफ, फिर जो है चेंज हो जाता है कुछ देर के बाद, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा, मान लीजिए 60 डिग्री आता है। कितना डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है। तो क्वेश्चन में अभी हमने बताया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, ये फाइंड आउट करना है हमें। क्लियर है। तो अब आइए एक चीज़ आपको बताते हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रीज में शॉर्टकट जो सॉल्व करते हैं वो सब के लिए है। पी, बी और एच कितना डिग्री के लिए, कितना डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री के लिए पहले कर लेते हैं हम लोग। कितना डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री के लिए। फिर कितना के लिए, 45 के लिए, और फिर कितना के लिए, 60 के लिए। क्लियर है ये चीज़। फिर 60 के लिए, तो 30 डिग्री में P हमारा 1 होगा, B हमारा √3 होगा और H होगा 2। 45 में P भी 1, B भी 1 और H कितना हो जाएगा, √2। 60 में क्या होगा, P √3 होगा, B 1 होगा और H 2 होगा। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यानी कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या है, ये वैलिड है। तो अब आइए मान लीजिए हम ये ट्रायंगल लिखते हैं A, B, C और D। तो आप देखेंगे हमारे पास दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल क्या है, तो एक है ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारा ABC है, और एक ट्रायंगल जो है हमारा वो ABD है। मान लीजिए एक ट्रायंगल कौन है आपको, ABD है। ये A, ये B और ये D है, बीच में कहीं पे C है। क्लियर। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि अब जब आप ABC को देखेंगे और ABD को देखेंगे,
तो आप यहां देखेंगे क्या, ए बी जो है ना ये इक्वल है दोनों में, ए बी इसमें भी है ए बी इसमें भी है। तो जस्ट इस सवाल को हम लोग इसी साइड को कंपेयर कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे और प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। यदि आप देखें यहाँ पे ये दो ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल में ए बी सी में ये हमारा 60 डिग्री है और ए बी डी में ये हमारे 30 डिग्री है। कितने डिग्री हैं? 30 डिग्री है। 30 डिग्री। तो अब जानते हैं आप एंगल का सामने वाला आर्म जो होता है वो परपेंडिकुलर हम लोग बोलते हैं। तो एंगल के सामने वाला आर्म पी कितना है हमारा? अभी देखिए 30 डिग्री में पी कितना यूनिट है? तो 1 यूनिट। कितना यूनिट हो गया? 1 यूनिट हो गया। जबकि आपका बी कितना यूनिट है? बी है √3 यूनिट। क्लियर है? अब लेकिन जब हम आएंगे कहां पे, कहते हैं ट्रायंगल ए बी सी 60 में, तो आप 60 में देखें पी का वैल्यू कितना यूनिट है? √3 यूनिट। क्लियर है? और बी का वैल्यू कितना है? तो 1 है। आप बी का वैल्यू देखें यहाँ पे कितना है? तो 1 है। ये 1 यूनिट हमने लिया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ए बी का वैल्यू यहाँ पे कुछ और देख रहे हैं और ए बी का वैल्यू यहाँ पे कुछ और देख रहे हैं। तो हमें क्या है, तो हम चाहें तो इसको इक्वेट कर सकते हैं। कैसे? तो जब हम इसे क्या कर दें, अब √3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते। कितना से? √3 से। यहाँ करेंगे तो आप √3 से यहाँ भी करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 3। तो ये हमारा अब ए बी हमारा क्या हो गया? √3 हो गया। ए बी हमारा कितना हो गया? अब हम यहाँ से लिख सकते हैं हमारा जो ए बी है वो कितना के इक्वल है? √3 के इक्वल है। और आपका बी सी जो है वो हमारे 1 के इक्वल अभी जो हमने कंपेयर करके लाया है 1 आया है। और हमारा बी डी जो आया है वो कितना आया है? तो बी डी आया है 3। तो आप देख लें जो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो d का वैल्यू यहां से यहां तक है ये हमारा 2 यूनिट आएगा। कितना यूनिट आएगा? 2 यूनिट आएगा। तो अब √3 इक्वल टू हमारे क्वेश्चंस में दिए गए हैं जो सी लेवल से जो हाइट है ये 120 रूट कितना है? 3 मीटर है। तो मैं यहां से कहूंगा जो √3 इक्वल टू 120 √3, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 120। तो जब 1 इक्वल टू इतना आएगा तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 120 इक्वल टू हो जाएगा 240। तो चलिए हमारा जो आंसर होगा इस पहले क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना? 240। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चंस को समझने के लिए अभी हमें समझाने के लिए कुछ समय देने होंगे, ठीक है। और जब आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप उतना ही जल्दी कर पाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1 मिनट के अंदर जितना समय में आप चाहते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट जब झारखंड एसएससी या कोई भी एसएससी लेवल का जो एग्जाम होता है वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, ट्रिकी क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42। अब देखिए ये ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x - 2y = 8 एंड 4x + 3y = 5 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। देखिए लीनियर इक्वेशन से जब क्वेश्चन पूछेगा तो लाइन 3 तरीके से होता है। पहला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट के लिए, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट पे करेगा। दूसरा क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा। तीसरा क्या होगा, लाइन कोइंसाइड होगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन दूसरे लाइन पे ही ओवरलैप करेगा, यानी कि 2 लाइन होगा। कोइंसाइड कब होगा, जब एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप करेगा। यहां का क्या है रूल, तो यहां का है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आता है लीनियर इक्वेशन में इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा तो आप समझ लीजिएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो इसका मतलब है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1/c2।
अगर ऐसा आता है तो आप समझ लें कि ये लाइन क्या है, हमारा पैरेलल है। और यदि कोइंसाइड है तो उस केस में क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1/c2 होगा। तो हमारा लाइन जो है कोइंसाइड होगा। ये क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन से जो लाइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीन, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, एक पैरेलल लाइन होता है और एक कोइंसाइड लाइन होता है। तो अब यहां पे देखिए जो जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का वो ध्यान रखना होगा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जनरल फॉर्म क्या है हमारे लीनियर इक्वेशन का, वो देखिए, वो कहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या कहता है ये, मान लीजिए दूसरा कहता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है। एक तो देखना है जनरल इक्वेशन, जब भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा का मीन्स एक दो क्वेश्चन हर एसएससी का सीजीएल में तो रहता ही है, जो मेन एग्जाम है स्ट्रीम का। तो अब यहां पे आप क्या देखेंगे, एक साइड चाहे एलएचएस या आरएचएस, एक साइड 0 होगा और एक साइड टोटल वेरिएबल और कांस्टेंट होगा। एक्स के ही कॉफिशिएंट को हम लोग a1 या a2 बोलेंगे। यानी हम बोल सकते हैं यहां पे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x इज, क्या चीज बोल सकते हैं, a1 या क्या बोल सकते हैं, a2। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ y को क्या बोल सकते हैं आप, b1 या b2, जिसको मानना है मान लें। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चंस को, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चंस को करने का। क्लियर है, इतना आपको आना चाहिए तब होगा। तो अब आइए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं। क्वेश्चन है 3x, क्वेश्चन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। तो अब इसे हम पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे, 3x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में पहले ले आएंगे। 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू क्या है, 0। लेकिन देखिए हमें देखना है कि पहले हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। कहाँ से पता चलेगा, तो ये कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमें ये फॉर्मूला को वेरीफाइड कराना पड़ेगा, सवाल गलत है या सही है यहाँ से पता चल जाएगा। अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो सही बात है कि लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। कितने पॉइंट पर, तो एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें अगर यहाँ पे हम बोलें कि भाई a1 क्या है हमारा, तो हमारा a1 जो है वो 3 है, b1 जो है हमारा -2 है, और c की तो अभी इसमें जरूरत ही नहीं है, c की हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा हो गया -2। फिर हमारा a2 जो है, इसके लिए a2 हमारा हो गया 4, b2 हमारा हो गया 3। तो अगर हम a1/a2 निकालते हैं, a1/a2, तो 3 कितना हो जाएगा, 4, और b1/b2 निकालते हैं तो -2/3 हो जाएगा। ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये लाइन अब हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। वो तो दे रखा है, ये तो बस मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग क्यों बोल रहा है और ऐसा हो रहा है। देखिए 3/4 कभी, यानी कि हम नहीं लिख सकते हैं 3/4 जो इक्वल होगा -2/3 के, ये होएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो है -2/3 ये कभी इक्वल नहीं जाएगा। तो अब इसका मतलब है ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, वो दिया ही है। तो अब यदि लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको इसको इरेज करके अब क्वेश्चन करेंगे। ये भी आपने देख लिया इस कॉन्सेप्ट से कैसे हुआ। अब आइए, अब क्या करते हैं हम, तो क्वेश्चन का इक्वेशन लिखते हैं।
क्लियर है। अब इक्वेशन क्या है हमारा, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन क्या है, तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। अब हमें इसे क्या करना है भाई, तो इसे क्या करते हैं, अभी ऐसे लिखते, देखिए ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन 1 है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, फिर शॉर्टकट आएंगे। तो मान लीजिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से, 3 से करेंगे तो ये हमारा 6x हो जाएगा, ये हमारा 6x माइनस ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, अब ये कितना 3 3 जा हमारा 9x हो जाएगा, फिर ये होगा माइनस 6y और क्या हो जाएगा 24, फिर आ जाएगा 8x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब ये आप जानते हैं कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17x और ये कितना हो जाएगा 34, और ये 17 से कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अब x का वैल्यू 1 में यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो 3 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 8, तो ये हमारे लिए जो हो जाएगा माइनस 2y 8 माइनस 6, तो ये जो हमारा माइनस 2y है और यहाँ पे 2 है, तो देयरफॉर y इक्वल टू आ जाएगा -1। अब देखिए जब भी कोऑर्डिनेट की बात होती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में हमें लिखा हुआ है a अल कामा बीटा, तो ये जो लिखा हुआ है हमारा, तो यहाँ ये जो है ना हमारे x कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेटिव है, ये x का वैल्यू हमेशा, और ये किसका वैल्यू होगा y का। तो x का यहाँ पे a के जगह पे किसको लेना है 2 को, और बीटा के जगह पे किसको लेना है तो -1। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है 2 अल्फा, सॉरी 2a है, तो 2 और a का वैल्यू कितना है 2 माइनस b का वैल्यू कितना है -1, तो 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 5। तो आप अभी पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझें, ये ना समझे कि हाँ बहुत फटाफट लगा लिया काम खत्म हो गया, नहीं। क्वेश्चन डिस्कस का मतलब ये है कि आपका इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो पहले क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे है, तो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। यदि मान लें हम एक ट्रायंगल यहाँ पे अभी बनाएं, पोज करिए कि यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, और कहता है सी पे 90, तो मैं तो 90 सी पे लिख दे रहा हूँ, कितना यहाँ पे 90 मैं सी पे लिख दे रहा हूँ, कितना डिग्री लिख दिया 90 डिग्री लिख दिया। अब हम क्या देखते हैं, ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पॉइंट P एंड Q आर ऑन द साइड AC एंड BC, मतलब P जो है वो AC पे कोई एक पॉइंट है, P कहाँ पे कोई पॉइंट है तो AC पे, तो AC अभी तो C तो हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे हम C, मान लीजिए ये हमारा C है और ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा C हो गया, तो हम मान लीजिए कि A यहाँ पे रखते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं A जो है यहाँ पे रख देते हैं, A यहाँ पे रख देते हैं, B यहाँ पे रख देते हैं, और C। याद रखिएगा हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप मैथ्स को पढ़ेंगे तो एंगल का वैल्यू जब भी या कोई वर्टेक्स का वैल्यू रखते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, क्लॉकवाइज रखते हैं तो आप गलत करते हैं, हमेशा कौन वाइज रखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए A B C। क्लियर है, हमने कैसा रखा है A B C पे रखा है। अब कह रहा है जो P जो पॉइंट है वो हमारा AC पे है, क्लियर है, यहाँ पे जो कोई पॉइंट P होगा वो AC पे है, और Q जो कोई पॉइंट है वो हमारा BC पे है। अब कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली इस प्रकार सच दैट AP PC, अब AP की बात हो रही है, ठीक है, कह रहा है AP रेशियो PC, AP हमारा 1 यूनिट मान लेते हैं, देखिए यहाँ से AP जो है ना हमारा ये कितना यूनिट मान लेते हैं, AP जो है यहाँ पे इसको किसके इक्वेट कर लेते हैं 1 यूनिट, तो AP हमारा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया, और PC कितना यूनिट जाएगा, ये जो हमारा PC है
वो कितना यूनिट जाएगा, 2 यूनिट जाएगा, तो यहां से यहां 2 यूनिट कर दिया। फिर कह रहे बी क्यू के लिए भी 1 ही होगा, तो बी क्यू के लिए भी हम कितना यूनिट ले लिए, 1 यूनिट ले लिए, और क्यू सी के लिए कितना यूनिट ले लिए, 2 यूनिट। अब यहां से कह रहा है कि ए क्यू मिला दिए ए क्यू। अब फिर किसका बात कहा उन्होंने, और बी क्यू की भी बात करिए। ए क्यू तो हो गया, बीपी, सॉरी बी क्यू नहीं, बीपी की भी बात हुई है। कहां पे, तो देखिए कह रहे हैं अब आप इसको आंसर रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए इनको ए क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर। तो अब हमें निकालना होगा, किसका स्क्वायर निकालना होगा, तो सबसे पहले ए क्यू का। तो आप देखिए ए क्यू के लिए ध्यान दें, तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल अगर ए क्यू के लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, ए के लिए, क्यू के लिए, ए क्यू सी लेते हैं, और मान लीजिए ये बीच में आपका पी है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये यहाँ से यहाँ 1 है और ये यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये पूरा कितना हो गया 3, और जबकि क्यू तक का वैल्यू कितना है 2, तो यानी कि ये 1 + 2 मिल करके कितना बना लेगा हमारे लिए 3, और ये कितना हो गया 2, और राइट एंगल तो यहाँ 90 डिग्री है ही, तो ए क्यू का जो स्क्वायर होगा, ए क्यू का जो स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर, और प्लस किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा 9 + 4 जो है ये 13 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट। उसी तरीके से जब हमने अब ए क्या निकाला, ए क्यू बी, उसी तरीके से एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए क्यू सी तो बना लिए, अब ए क्यू सी तो बी पी सी बनाते, ट्रायंगल क्या बनाते हैं, 90 डिग्री तो होगा ही होगा, ये बी बनाते हैं, पी बनाते हैं, और सी, पी सी कितना यूनिट है, यहाँ पे देखिए पी सी 2 यूनिट है, और यहाँ पे बीच में क्यू है, तो ये आपको पता है 1 है, ये 2 है, और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना यूनिट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3। अब बीपी का स्क्वायर है, तो बीपी का स्क्वायर में भी वही होगा, 2 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 + 9 कितना हो गया 13। क्लियर है। अब कौन सा ट्रायंगल है, तो अब ए बी का स्क्वायर पूछ रहा है, ए बी का स्क्वायर में तो हम जानते हैं एक ट्रायंगल ए सी बी लेंगे, तो यहां से यहां तक भी 2 + 1 3, 2 + 1 3, मतलब कहने का है ए बी का जो स्क्वायर होगा, तो देखिए ए बी यानी कि हम ए बी, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां से यहां तक कितना यूनिट है, 2 + 1 3 का स्क्वायर, फिर 2 + 1 3 का स्क्वायर, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। तो अब हम जो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, अभी आप ए क्यू का यहाँ पे देखें, ए क्यू का कितना स्क्वायर आया है, ए क्यू का स्क्वायर 13 आया है, सॉरी हाँ ए क्यू का स्क्वायर 13 आया है, प्लस बीपी का स्क्वायर भी कितना आया है 13 आया है। क्लियर है, बीपी का भी स्क्वायर 13 आया है, और ए बी का स्क्वायर जो है ये 18 आया है। तो हम क्या करें इसे 26/18, तो ये 13 बाई कितना हो जाएगा 9, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 13 बाई क्या होगा 9 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो याद रखिएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल में, एक्यूट ट्रायंगल में इनसाइड होता है, और राइट ट्रायंगल में क्या होता है, राइट ट्रायंगल में जो होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। क्लियर है, मिड पॉइंट किस पे होता है, हाइपोटेनस पे होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स लाइज इनसाइड नहीं होगा, इट्स लाइज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है इसका 44 का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते, कहता है
ए राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज इक्विलैटरल ट्रायंगल इट्स बेस, यानी कि कोई एक प्रिज्म है जिसका बेस जो है इक्विलैटरल राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है। क्लियर है? साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, साइड ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया है हमें? 15 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना सेंटीमीटर दे दिया है? 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। हाइट ऑफ द प्रिज्म कितना है? 20√3। सबसे पहले प्रिज्म अगर जो नहीं जानते हैं तो वो देख ले एक मिनट के लिए। ये हमारा मान लीजिए राइट ट्रायंगुलर बेस है। तो क्या होता है प्रिज्म में, ये फेस पे से ऐसे बॉर्डर लेके चलिए, फिर इस फेस पे से ऐसे बॉर्डर लेके चलिए, और इस फेस पे से भी ऐसे बॉर्डर, और ट्रायंगुलर जो फेस इधर है ये ऊपर से उसको चिपका दीजिए। तो इससे क्या बन जाएगा? आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म जो बनेगा वो ट्रायंगल का जो है, जो हमारा इक्वल साइड है, वो साइड ट्रायंगल का कितना है? ये है 15 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर है। और इसमें हाइट कितना दिया हुआ है? 20√3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग के वॉल्यूम ऑफ क्या है यहाँ पे, हमें व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म? तो याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल टू होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब बताइए बेस एरिया हमारा क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बेस एरिया क्या है? बेस एरिया में इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होता है √3/4 साइड्स का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू कितना हो जाएगा? 15। अब ये यहाँ पे इंटू हाइट, हाइट कितना है हमारा? 20√3। तो अब सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 4 से, तो ये 5 टाइम्स में हो जाएगा। √3 नहीं, कैंसिल तो नहीं होगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा। 15 इंटू 15 इंटू 5, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये सबको अब कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 3375। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3375 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? देख लीजिए किनका क्लियर है और किनका क्लियर नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3375। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये किसी एक जो क्वेश्चन गिवन है पहले तो उसको पढ़ लेते थे। कहता है ए बी हैव टूगेदर 3 टाइम्स व्हाट बी एंड सी हैव। कहने का मतलब है ए प्लस बी, क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी जो है के पास जो धन है, बी प्लस सी के पास जितना भी धन से है उससे कितना गुना है? 3 गुना है। तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि ए प्लस बी के पास जो धन है वो बी प्लस सी से ज्यादा है। तो इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बी प्लस सी को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आइए, ठीक है, फिर कहता है वाइल ए बी सी टूगेदर हैव 30 रुपीज मोर देन ए से। अब यानी कि तीनों मिल करके, किसका? ए बी सी को मिला दीजिए, तीनों मिल करके ए से ज्यादा पैसा रखता है। अब कितना ज्यादा रखता है तो ये आपको खुद ही बता रहा है। कितना ज्यादा रख रहा है? तो 30 रुपीज ज्यादा रख रहा है। फिर कह रहा है इफ बी हैज 5 टाइम्स दैट ऑफ सी। अब जो बी जो है वो सी से ज्यादा पैसा रख रहा है। अब कितना ज्यादा रख रहा है? तो 5 ज्यादा रख रहा है। अब इसके आधार पे आपको बताना है कि ए के पास कितने धन हैं। किसके पास? ए के पास कितने धन हैं। तो अब आइए हम देखते हैं जो कितने धन है। तो सबसे पहले आपके पास बी है, ठीक है। तो अब ध्यान दें आप, जो कहा जा रहा है बी कितना सी के इक्वल है, तो 5 सी के इक्वल है। बी कितने सी के इक्वल है?
5c के इक्वल है। और यहाँ पे देखें, अगर a से a देखें तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और जब ये कैंसिल होगा तो b प्लस सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 30 होगा। b प्लस सी का वैल्यू 30, और b प्लस सी का वैल्यू जब 30 होगा तो यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू जब 30 हो रहा है तो इसको अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे तो a प्लस बी 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। यानी कि b प्लस सी 30 हुआ तो a प्लस बी कितना हो गया हमारा, 90 हो गया। अब आपको पता है कि b इक्वल टू कितना c है, 5c है, तो यहीं रख दीजिए ना, कितना c, 5c प्लस c इक्वल्स टू कितना हो गया, 30। रुकिए मैं इसको इरेज करता हूँ। 5c इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 हो गया। अब जब ये 30 हो गया तो 6c, तो 30c इक्वल्स टू 30/6, तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। यानी कि c का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। और c का वैल्यू जैसे ही 5 आया तो b जो है हमारा 5 इंटू 5, तो कितना 5 हो जाएगा, 25। b का डेटा कितना आ गया, 5 आ गया। और b का डेटा जैसे ही 5 आया तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू, तो a का वैल्यू। तो आपको पता है कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी हमारा कितना है, 90। कैसे होगा 90, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए a प्लस बी और b प्लस सी कितना है हमारा, b प्लस सी 30 है, तो यानी कि 3 इंटू 30 कितना हो गया, 90। क्लियर है। तो अब a प्लस बी हमारा 90 है, जिसमें से b हमारा कितना है, 25 है। तो a का जो वैल्यू होगा वो 90 माइनस 25 करिएगा तो क्या दे देगा हमारा, 90 माइनस 25 करिएगा तो कितना दे देगा हमारा, 65। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला x का वैल्यू पूछ रहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसका वैल्यू, x का। तो हम यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते। 21 है तो रूट में कितना हो गया, 4 प्लस 20 रूट में कितना, 4, 29 रूट में कितना, 4। तो अगर है तो 4 तो 2 हो जाएगा, 20 का भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 29 का भी कितना हो जाएगा, 2। तो इसका 441 प्लस इसका कितना 100 है, 400 है, और ये कितना हो जाएगा, 841, और इसको भी ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 841। यानी कि LHS इक्वल टू क्या है, RHS। तो मेरा आंसर यहीं आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये तो सिंप्लीफिकेशन है, तो यहीं से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपको ऊपर में 40 है प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से कितना बार में कटेगा, 8 3 जा कितना, 24। अब यहीं पे है तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट होकर के आपको कितना आएगा, 28 आएगा। सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा, 28। 28 से 4 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में। तो 7 3 जा 21, तो 37 प्लस कितना हो गया, 21। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 64, और ये कितना हो जाएगा, 8 58। तो ये हमारा 32/29। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 32/29 जो बनेगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 होल 3 कितना, 29। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 48 का 29 होल 1/3। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो इसे भी हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से ही देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और याद रखना है हीट एंड ट्रायल मेथड जब भी लगाइए, यहाँ तो कंट्राडिक्शन नहीं बन रहा है। तो दो चीज़ का ध्यान रखना है, आंसर कंट्राडिक्शन ना हो
और दूसरा कंट्राडिक्शन का मीन्स ये है कि डबल ऑप्शन ना बने। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये दो चीज रख के हीट एंड ट्रायल मेथड हमेशा जो है आप सॉल्व करेंगे। 4y² इक्वल टू कितना है 17, x इंटू वाई कितना है 2, और ये भी बोल रहा है कि x ग्रेटर देन, x का वैल्यू जब भी रखेंगे तो आप 0 से बड़ा ही रखेंगे चाहे कुछ भी रखें। तो x का वैल्यू ऐसा करते हैं कि 1 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखते हैं 1, और y का वैल्यू क्या रखते हैं 2। एज्यूम्ड कर लिया हमने, आपको जो एज्यूम्ड करना है करिए। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। तो क्या देखते हैं यहाँ पे हमारा LHS इक्वल टू RHS होता है, तो होता है या नहीं ये देख रहे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ये LHS लेके चल रहे हैं। तो 1 प्लस 4 इंटू 4, तो 1 प्लस 16, तो कितना हो गया हमारा 17। क्लियर है, जो LHS में है वही कहाँ पे हो रहा है RHS में हो रहा है, और ये तो हमारा वेरीफाइड कर ही रहा है। और x को हम लोग 1 ले रहे हैं जो कि 0 से बड़ा है। तो हमारा जो आंसर किसका पूछा जा रहा है हमसे आंसर, तो हमसे आंसर पूछा जा रहा है x³ प्लस 8y³ क्या होगा। तो x के जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, और y के जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 2। तो 1 प्लस 8 इंटू 8, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 64, 1 प्लस कितना हो जाएगा 64, तो ये कितना दे दिया हमारा 65। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। कह रहे वह न्यूनतम, क्वेश्चन कह रहे द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच दिस एंड किससे दिस। सॉरी दोस्त, अगले क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट टेस्ट में हमने पहला क्वेश्चन का जो LCM लिया था वो गलती से हमने गलत ले लिया था, इसके लिए सॉरी। आगे अब कोशिश करेंगे कि ऐसा हमसे ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच 21, 36, 66। देखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे तो वो इससे अगर डिविजिबल की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग LCM लेंगे। किसका LCM लेंगे, तो 21, 36 और किसका लेंगे 21, 36 और 66 का LCM हम लोग सबसे पहले किसका लेंगे 21, 36 और 66 का। और एक चीज ध्यान रखेंगे LCM लेने में, क्या ध्यान रखना है, तो हमें क्या करना है ना, तो ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका HCF 1 हो, तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए ये ब्रेक होगा, ये ऐसे फैक्टर में ब्रेक होगा 7 इंटू 3। अब ये ब्रेक नहीं होगा तो इसको एज ए टीज लिख देंगे। फिर ये भी ब्रेक होगा 11, 6 6। देखिए 11 और 6 का HCF निकालिएगा 1, इसमें भी HCF निकालिएगा 1, और इसमें कोई ऐसा पेयर बनेगा, कौन सा पेयर बनेगा, तो 9 4 जा 9 4, हाँ 9 और कितना बनेगा 4 का पेयर बनेगा। किसका पेयर बनेगा 9 और 4 का। इसमें किसका पेयर बनेगा 9 कितना का 4 का, क्योंकि 9 यहाँ भी HCF कितना दे देगा वो 1 दे देगा आपको। तो अब यहाँ पे देखें आप LCM जो हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 11 है। मान लीजिए 11 आपने ले लिया, तो अब 11 को क्रॉस करा दीजिए, 11 को क्या करा दीजिए क्रॉस आपने करा दिया। अब उससे बड़ा कौन है 9, 9 को लिए, तो अब 9 का जो भी मल्टीपल है वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ से 3 कट गया तो क्या बचा 2, 2 तो कटा हुआ ही है, अभी 2 तो नहीं। अब क्या बचा है 4, 4 में 4 से ये 2 भी कट जाएगा। अब बचा कौन हमारे पास, यहाँ पे बचा कौन 7, तो 7 ले लिया। ये हमारा LCM लेने का तरीका है। अब जब ये LCM लिए तो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है। अब परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कौन है 11 और 7, कौन है 11 और 7। तो हमें रिक्वायर्ड आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, तो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में 4 है, तो हमें लिखना पड़ेगा 11 इंटू 11 अगर मल्टीप्लाई इसमें करिए, और 7 इंटू 7, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ।
अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 213444, 21344। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? सी। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे अपने से, 213444 आएगा। अब ये एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप इसे 21 से भी डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा, 36 से भी होगा और 66 से भी होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कहता है एक महिला, ठीक है, अ वुमेन अर्न्स RS 100 रुपीज 1000 रुपीज पर डे। आफ्टर सम वीक, कुछ सप्ताह के बाद, सी अर्न कितना करने लगा है? 1160। तो कहता है हाउ मच परसेंट डिड ही अर्निंग इंक्रीज। तो कहता है कितना परसेंट जो है उनका अर्निंग जो है वो इंक्रीज करेगा। तो आप याद रखिएगा, परसेंटेज में कोई भी, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, CI पढ़ते हो, SI पढ़ते हो, जब हम परसेंटेज इंक्रीजिंग की बात करते हैं या डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो इनिशियल वैल्यू ऑलवेज डिनोमिनेटर में होता है, डिफरेंस ऑलवेज न्यूमरेटर में होता है, और इनटू हम लोग क्या करते हैं? 100। जैसे आप इनिशियल जो अभी उनकी सैलरी थी वो सैलरी थी 1000 रुपीज पर डे, और फाइनल जो सैलरी हुई वो 1160 रुपीज पर डे। और इनका डिफरेंस आप देखें, इनका जो डिफरेंस देखेंगे आप तो 160 रुपीज है। इनका डिफरेंस कितना है? तो 160 रुपीज है। तो रिक्वायर्ड आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो 160 न्यूमरेटर से। अब हम देखेंगे कितना परसेंट क्या क्या इंक्रीज जब भी करेगा, इनिशियल इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, हमेशा इनिशियल, और इनिशियल वैल्यू जो है ऑलवेज कहां पे होगा? डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, ऑलवेज कहां पे होगा? डिनोमिनेटर में होगा। तो इनिशियल वैल्यू हमारा कितना 1000 है? 1000 इंटू क्या हो जाएगा? 100, और इसको जब आप कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा 16% के क्या आएगा? इक्वल आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? डी है। क्लियर है ये चीज? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज मार्क्ड ऑफ 25% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कहता है कोई एक आर्टिकल है जिससे उसका मार्केट प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज करके दिया है, डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस पे। फिर वो मार्क प्राइस पे क्या करता है? डिस्काउंट अलाउ करता है, एंड स्टिल देयर इज अ प्रॉफिट 5.5%। इसके बावजूद भी दुकानदार को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे CP लिखते हैं, यहाँ पे MP है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं? SP। तो CP को इंक्रीज किया, फिर यहाँ क्या क्या है? तो यहाँ पे डिक्रीज किया, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया यहाँ पे प्रॉफिट भी किया है, और प्रॉफिट तो ऑलवेज कैलकुलेट ऑन CP। प्रॉफिट तो ऑलवेज कैलकुलेट ऑन किस पे? तो अभी थोड़ा देर के लिए CP हमने 100 मान लिया, तो मार्क प्राइस कितना पे बढ़ा के किया है उन्होंने? 25% इंक्रीज किया है, तो जिससे कि इनका जो मार्केटिंग प्राइस है वो 100 कितना रुपीस हो गया? 25 रुपीस। लेकिन इसके बाद कहते हैं अलाउड ऑन द डिस्काउंट। अब मार्केट प्राइस पे ये बंदे ने डिस्काउंट दिया, तो जैसे ही MRP पे आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। आज के बाद याद रखिएगा, MP पे जैसे ही डिस्काउंट होगा तो वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अच्छा, लेकिन अब यहां से तो डायरेक्ट नहीं दे रहा है कि कितना परसेंट, कह रहा है कि भाई डिस्काउंट का माइनस से हम दिखा रहे हैं तो X%, हमें नहीं मालूम X%। लेकिन ये यहाँ पे एक बात बता दिया, फिर भी प्रॉफिट कितना का होता है? 5.5% का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? 5.5% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट तो CP पे जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 105 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। तो अब आप देखें, जो आपका MP और CP में जो डिफरेंस आएगा, किसमें डिफरेंस आएगा? MP और CP में। MP और CP का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का डिफरेंस आ जाएगा आपका? एक मिनट हो। MP और CP का जो डिफरेंस आएगा
वो कितने का डिफरेंस आएगा आपका, तो 19.5 का। कितने का डिफरेंस आएगा, 19.5 का। ये जो है डिफरेंस जो लीजिएगा, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 19 पॉइंट कितना का, 5 का। तो हम तो बोले हैं रिक्वायर्ड आंसर में कि डिफरेंस को हमेशा कहां पे लिखिए, न्यूमरेटर में, और जहां से डिस्काउंट दे रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू को कहां रखिएगा, डिनोमिनेटर में, और इनटू क्या कर दीजिएगा, 100। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.6%। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन आएगा, डी आएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर, अब कहता है ए अम्ब्रेला इज अ मार्क प्राइस आर एस कितना रुपीज, 150 रुपीज। हमने बोला था जो एमपी पे जैसे ही आप डिस्काउंट डालेंगे तो एसपी आ जाएगा। एंड सोल्ड फॉर कितना, ये एसपी है, तो कितना हो गया 138। द रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या निकालेंगे, तो बस आपको जो हमने सिखाया है डिफरेंस, अभी बार बार बोल रहे हैं, 2 क्वेश्चन ऊपर भी, तो ये डिफरेंस कितना हो गया 12 का, और जहां डिफरेंस वो न्यूमरेटर में रहेगा, डिस्काउंट कहां पे मिल रहा है 150 पे, इंटू कितना हो जाएगा 100। क्लियर है, इंटू 100। तो अब ये कितना परसेंट आ जाएगा, तो हमारे लिए कितना, देखते हैं, इसको कैंसिल करा दीजिए, 4 3 12, 5 5 2 10, कितना 8%, कितना हो जाएगा हमारा 8% हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ मनी कितना है, 36,000 है। कितना मनी है, 36,000 है। इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि 36,000 को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। एक पार्ट को x मान लेते हैं, एक पार्ट को 36,000 माइनस क्या लेते हैं, x लेते हैं। क्लियर है, अब कह रहा है कि 2 पार्ट्स A and B such that the simple interest at the rate of 15% per annum A and after 2 years and कितने years के लिए, तो इसका जो रेट है ना, इस पे उन्होंने 15% पे लिया है, और टाइम कितने साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए दिया है। क्लियर है, अच्छा इस पे टाइम दिया है कितना, तो 2 साल का। फिर इस पे भी रेट इनका वही है, रेट कितना परसेंट है हमारा, 15% ही है, और टाइम कितने साल है, इन्होंने 4 साल दे दिया, 4 ईयर्स दे दिया है। कितना ईयर्स दे दिया है, 4। तो हम जानते हैं एसआई जो होता है ना, वो होता है आर इंटू टी, तो ये 30% हो गया। एक्स का एसआई कितना, 30%, और इसका एसआई कितना, 60%। तो अगर हम बात करें x का कितना 30% और इनका कितना 60%, 100 से 100 कैंसिल, 32 जा 62, तो हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू कितना 36,000 इंटू 2 माइनस 2x, तो इधर आ जाएगा 2x, तो ये कितना x हो जाएगा 3x, 36,000, तो ये कितना हो जाएगा 12,000, कितने हजार हो गया 12,000। तो अब ये जो हमारा आएगा, ठीक है, और सॉरी 12, और ये भी तो 2 है ना, तो 2, तो ये कितना हजार हो जाएगा 24,000, कितना 1000 हो जाएंगे, 1 10 1 10 100,000 10, हाँ 24,000, 1 10 100,000 10, 24,000 हो गया। अब ये तो x ना निकला, x का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल पे आप जो लगाए थे वो। अब इसका इंटरेस्ट कितना होगा, a को इंटरेस्ट कितना मिलेगा 30% मिलेगा, और 30% इक्वल टू आप जानते हैं 30 बाई कितना 100, तो ये और ये कट गया, 24 3 जा कितना हो गया 72, कितना हो गया 72। इसको हम लोग शॉर्टकट भी करेंगे, तो जब हम चाहते हैं कि एलिगेशन कर लें
एलिगेशन से बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन, करेंगे वो भी करेंगे। अब आइए, कहता है 55, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹20,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 होल 2/3 ईयर्स। कितने ईयर्स के लिए? 2 होल 2/3 ईयर्स के लिए। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। तो मतलब हमें क्या मालूम है कि हमें मालूम है प्रिंसिपल कितना 1000 है, 20,000 है, रेट हमें मालूम है 15% पर एनम है, और टाइम भी मालूम है 2 होल 2/3 ईयर। टाइम भी कितना दिया हुआ है? 2 होल 2/3 ईयर्स है। क्लियर है? ये है हमारा। अब हमें मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है? तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेता है, आप लोग जानते हैं इस चीज। तो हम ऐसा कर देते हैं कि ये 15% है। कितना परसेंट है? 50%, 15%। तो आपको पता है कि 15% जो होगा इसको हम लोग बदलें तो 3/20 हो जाता है। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, और जब P प्लस आई होता है ना तो ये अमाउंट हो जाता है। तो प्रिंसिपल हमारा 20 और अमाउंट 3 ऐड हो जाएगा तो 23। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल लिखता हूँ, यहाँ पे अमाउंट, तो ये 20, ये 23। फिर ये 1 साल के लिए, पहला साल, ये दूसरा साल के, तो 2 साल तो हो गया। अब कितना है? 2/3। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं उसका देखते हैं कितना होगा। तो 3/20 इंटू क्या कर देते हैं 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 10, तो 1/10। तो यानी 2/3 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना, प्रिंसिपल कितना होगा? 10 होगा। तो प्रिंसिपल हमने 10 लिख दिया। अमाउंट कितना होगा? तो 10 + 1 कितना हो जाएगा हमारा? 11 हो जाएगा। तो इधर अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये शॉर्टकट है रूल, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई आप जब इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 4000। कितना आएगा? 4000। तो ये कितना होगा? 529 इंटू 11। 529 इंटू 11 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5819 आएगा। कितना आएगा? 5819। अब देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट। क्लियर है? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा? तो 5819 है तो 1819 होगा। कितना हो जाएगा इसका? 1800 कितना हो जाएगा? 19, 1819। और ये हमारा हो गया 1800 कितना? 19। तो अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 4000 यूनिट। 4000 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल? 20,000। तो जब 30 से 30 कैंसिल हो गया तो, और 4 से कितना बार में? 5। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया वैल्यू? एग्जैक्ट 5 आया है। तो अब हम लोग, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना यूनिट है? तो 1819। तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 1819 और इंटू कितना कर देंगे मल्टीप्लाई? 5। तो ये हो जाएगा 9095, 9095, 909095। क्लियर है ये चीज? ऑप्शन नंबर डी। ये है सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 7 कितना 5। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये जो हमारा क्वेश्चन है 10a³ + 4b³ बाय 11a³ - 15b³ इक्वल टू 7 बाई कितना है हमारा? 5। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे एक चीज मैं सिखाऊंगा, मैं इतना उधर उधर लेके नहीं, यहाँ सेम सिंबल देखें, 10a³ भी पॉजिटिव है, 11a³ भी पॉजिटिव है। तो इस 5 से इसको मल्टीप्लाइड होगा और इस 7 से इसको मल्टीप्लाइड होगा।
तो 5 से हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 50 a³ और 11 7 से हो जाएगा 77। ठीक है, तो इस दोनों का जब सेम सिंबल रहेगा तो डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, याद रखिएगा, कहीं भी ऐसा तो डिफरेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 a³ और अपोजिट सिंबल जब होगा तो वहां पे आप प्लस कर देंगे। अपोजिट सिंबल में क्या कर देंगे, प्लस। तो देखिए जैसे यहाँ पे 5 अभी इससे मल्टीप्लाई है 4b³ से, और 7 कहाँ से होगा, यहाँ से, तो ऐड कर देंगे। तो 5 से होगा तो 20b³ हो जाएगा और 7 से होगा तो 105b³ होगा। तो अब अपोजिट सिंबल था, एक माइनस था और एक प्लस, यहाँ पे दोनों किस में था, प्लस में था। तो यहाँ पे हम लोग सम कर देंगे, ये सिंबल हटा देंगे यहाँ से, तो हटा देंगे तो ये कितना मिलेगा आपको 125b³। तो यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 127b³ इक्वल टू 125, या ऐसा लिखते हैं, ए को पहले लिख देते हैं बी को बाद में। ठीक है, तो 27a³ इक्वल टू 125b³। अब देखिए यहाँ पे, तो ये 125 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो ऐसा लिख दें a³ बाई b³, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो b³ इधर आ गया 125/27। तो क्यूब हटेगा तो a बाई b, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो a का वैल्यू एक तरीके से 5 और b का वैल्यू एक तरीके से कितना, 3। तो अब हम क्वेश्चन में डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो कितना है, 3a है और a का वैल्यू कितना है, 5। 3 × 5 प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3 बाय, अब यहाँ पे कितना है हमारा 9a कितना है आपका 5, b कितना है 3, तो 2 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा 15 + 15 कितना हो जाएगा 30/45 और -6 39/30, तो 10 कितना 10/13, तो आंसर कितना हो जाएगा 10/13। तो मतलब 10 रेशियो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 10 रेशियो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन है, 57। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है 3 पार्टनर्स शेयर्ड द प्रॉफिट इन द बिजनेस इन द रेशियो। ये जो है प्रॉफिट का शेयर है। दे आर इन्वेस्टेड इन कैपिटल फॉर 7 मंथ 8 मंथ्स एंड 14 मंथ। इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, प्रॉफिट जो होता है, फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और जब हमें इन्वेस्टमेंट का निकालना हो तो प्रॉफिट को किससे डिवाइड देना पड़ता है, टाइम से। प्रॉफिट को किससे डिवाइड देना पड़ता है, टाइम से डिवाइड देना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से हमारा जो सबसे पहले है 3 पार्टनर, मान लीजिए हम मान लेते हैं 3 पार्टनर ए बी और कौन है सी। इसका जो प्रॉफिट का जो शेयर है वो 8:7 रेशियो कितना है 5, और टाइम जो दिया है 7 मंथ्स 8 मंथ्स 7 मंथ्स 8 मंथ्स एंड कितना मंथ्स दिया है 14 मंथ्स। अब हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है। क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है प्रॉफिट बाय टाइम। प्रॉफिट बाय टाइम तो 8/7, फिर यहाँ पे 7/8, फिर यहाँ पे 5 कितना 5 कितना है 40। अब देखिए इसको लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपने में एलसीएम कर देते हैं। एलसीएम कर देंगे तो टोटल 7 8 14 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 56। कितना आएगा, जो 7 से भी कट जाएगा 8 से भी कटेगा 14 से भी 56 आएगा। तो
तो 56 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 7 से कितना बार में, 8 बार में, तो 64, 8 से कितना बार में, 7 बार में, तो 49, अब 14 से 4 बार में, तो कितना 20। तो हमारा आंसर कौन होगा, 64, 49 और 20 का रेशियो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा हमारे लिए, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, कहता है क्वेश्चन, इन ए 26 लीटर मिक्सचर ऑफ ए मिल्क एंड वाटर, मतलब कोई एक कंटेनर है जिसमें पहले से कितना उपलब्ध है, 56 लीटर है, ठीक है, मिक्सचर है, ये मिक्सचर है जिसमें मिल्क और पानी का जो अनुपात है वो 5 रेशियो कितने का है, 2 का है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो मिल्क और वाटर 7 रेशियो, इनिशियल में तो इतना है, अब कह रहे हैं कि फाइनल इतना बनाने के लिए, तो कहता है सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी एडेड, बाहर से मैंने क्या किया, इसमें मिल्क लेके आया, पानी तो नहीं लेके आया। मान लीजिए आपका एक मिक्सचर है जिसमें आप मान लीजिए 10 लीटर दूध रखे हैं और 5 लीटर पानी रखे हैं, फिर कहीं से 5 लीटर आके दूध आप मिला लिए, तो आपका दूध का क्वांटिटी बढ़ेगा, ना कि पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं रेशियो में, तो हम देख रहे हैं कि पानी में तो कोई चेंजिंग आ ही नहीं रहा, पानी का तो चेंजिंग कुछ आ नहीं रहा, चेंजिंग आ रहा है किसमें, 2 में आ रहा है। तो किसके कारण आ रहा है, तो मिल्क डालने के कारण। अब मिल्क कितना डालने के कारण आ रहा है ये देखते हैं। तो इनिशियल में 5 और 2 यानी कि 7 यूनिट बराबर कितना लीटर मिक्सचर है, 56 है, तो 1 बराबर कितना लीटर हो जाएगा, 8। तो कितना यूनिट डिफरेंस है, 2, तो इसका मतलब है 2 इंटू कितना, 8। तो कितना लीटर पानी डाला गया है, सॉरी कितना लीटर दूध डाला गया है, तो 16 लीटर। कितना लीटर हो जाएगा हमारा, 16 लीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का, बहुत ही मस्त, मतलब बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं, कहता है ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 10 डेज एंड 5 डेज, मतलब ए और बी, ठीक है, किसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को जो है 5 दिन में कर सकता है। तो ए हमारा कितना दिन में ले रहा है, 10 डेज ले रहा है, और बी कितना टाइम ले रहा है, तो 5 डेज ले रहा है। क्लियर है? कहता है आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी, कुछ दिन के बाद बी को क्या कर दिया जाएगा, कहेगा जाइए, और किसको लेके चला आता है, सी को बुला लेता है। एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 3 डेज, और इस तरीके से अगले 3 दिनों में, जिस दिन से बी छोड़ के गया उसके, आज हम छोड़ के जा रहे हैं, मान लीजिए मैं हूं, आपने हमें हटा दिया काम पे से, मान लीजिए पढ़ाने में से आपने हमें हटा दिया, तो अब जो दूसरे टीचर आएंगे वो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जितना बचा हुआ है उसको हमारे जाने के बाद उसको 3 दिन चाहिए, हमको जिस दिन हटाया उस दिन को छोड़ करके उसके पास कितने दिन चाहिए, उसको 3 डेज चाहिए कंप्लीट कराने के लिए। तो फिर पूछता है इसमें आपसे कि हाउ लॉन्ग विल वी सी एलोन टेक टू फिनिश द वर्क 40%, तो पूरे काम का 40% वर्क सी कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क में आप जानते हैं कि 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, और इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2। तो टोटल वर्क का मतलब है, काम का मतलब है आम समझिए, टोटल आम है कितना 10, एक दिन में कितना आम खा सकता है, एक बी एक दिन में कितना खा सकता है 2, दोनों मिल करके एक दिन में कितना खा सकता है 3, तो दोनों मिल करके कितना दिन काम किया, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 3 डेज, रिप्लेस कितने दिन, फॉर 2 डेज के लिए 2 डेज ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 डेज वर्क किसका, ए और बी का। तो ए और बी का 2 डेज वर्क कितना हो गया, 3 2 जा 6 काम हो गया। तो रेस्ट वर्क कितना है, अब आपका रेस्ट वर्क जो बचा, यानी कि आम जो बचा वो कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा है, तो आप तो ए को खिला ही रहे हैं ना, तो ए कितना खिला रहे हैं आप, ए का कितना लग रहा है आपको, तो ए का जो है एक दिन में कितना आम खा रहा है 1, और अभी सी को आपने यहाँ पे लाया है,
तो ए और सी मिल के आगे कितने दिन में ये काम को फिनिश कर दिया? 3 डेज में। तो 3 डेज में जब करेगा तो यहाँ पे एक इक्वेशन अब फॉर्म हो गया, 4 = 1 + c इंटू कितना 3, तो ये हो जाएगा 4, 3 प्लस कितना c हो गया 3c, तो 4 में से 3 चला गया तो 3c, तो ये कितना हो गया 1 = 3c, तो 1/3 c का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा। अब यानी कि c का जो इफिशियंसी है वो एक दिन में एक कितना आम खा सकता है 1/30 आम खा सकता है। तो रिक्वायर्ड आंसर जो है पूरा आम खाना कितना है 10 का, कितना परसेंट खाना है 40%, तो 40 बाई कितना खाना है 100, और इसको खाएगा वो कितना दिन में तो 1/3, तो ये 00 से 00 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 3 = 12, यानी कि 12 डेज में एक वर्क क्या हो जाएगा सी अकेला इतने वर्क को कंप्लीट कर देगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए ये अगर हम प्रोसेस से बनाएंगे तो भी बनेगा, मैं तो नहीं चाह रहा था एलिगेशन पे अभी बताऊं, चलिए लेकिन ये क्वेश्चन को कर देते हैं। कहता है एक ठेकेदार एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रत्येक दिन काम करने के लिए वो 75 रुपीज देगा तथा प्रत्येक दिन अब्सेंट रहने के लिए कितना रुपए का वो जुर्माना लगाएगा 15 रुपए का जुर्माना देगा, और काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठेकेदार ने मजदूर को कितना रुपया दिया 1140 रुपीज। मतलब अगर हम आपके पास मान लीजिए आपने हमें पढ़ाने के लिए अपने यहाँ हायर किया, तो मैं जिस दिन भी आऊँगा आपके यहाँ पढ़ाने, तो आपने बोला क्या सर चलिए जिस दिन भी आप आएंगे 75 रुपीज़ दूंगा, और जिस दिन नहीं आएंगे तो आपको पेनल्टी के तौर पे कितना रुपए पे करना पड़ेगा 15 रुपये। अब मान लो मैंने आया आपके यहाँ 20 डेज आया जिसमें प्रेजेंट भी हैं और अब्सेंट भी हैं, तो आपने अब कितने दिन में प्रेजेंट हूँ नहीं मालूम है और कितने दिन अब्सेंट हो नहीं मालूम है। आपने बोला कि सर 20 दिन आपकी सैलरी हो रही है इतने दिन में इससे इस पीरियड में, तो मैं जो है वो जो आपका जो पेनल्टी लगा है वो हटा करके कितने रुपए दे रहा हूँ इतना रुपए उन्होंने दिया। तो मैं मुझे याद नहीं था, तो मैं सोचूंगा चलो भाई मैंने कितने दिन अब्सेंट किया देखते हैं। तो मान लीजिए अब देखिए एलिगेशन में जो मिड वैल्यू है ये आपको मिला क्या चीज, तो जो सैलरी आपको मिलना चाहिए वो मिला नहीं, मिला कितना घट के मिला एक से, मतलब प्रेजेंट। यहां ध्यान रखिएगा जो सैलरी जो ये मिड वैल्यू एवरेज वैल्यू होता है, एक वैल्यू से बड़ा होता है और दूसरे वैल्यू से क्या होता है छोटा होता है। तो ये किस वैल्यू से बड़ा है अभी आपका, तो आपने कितने दिन मजदूरी करी है 20 डेज, तो मान लीजिए 75, ये आपका प्लस होगा ना 75 × 20, तो ये 1500 रुपये हो गए। तो अब देखिए ये पैसा जो है जो आपका जो आने के बाद पैसा मिल रहा है उस पैसा इस पैसा से जो है इस पैसा से ये छोटा है, क्लियर है। जितना मिलना चाहिए उतना तो आपको मिला नहीं, उससे तो कम मिला। अब इधर आते हैं पेनल्टी कितना है 15, पेनल्टी को माइनस में दिखाइए × 20, तो माइनस कितना 100 हो जाएगा 300। तो जब आप यहाँ पे अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो रूल है एलिगेशन का माइनस 300, तो यहाँ पे ऐड हो करके आएगा 0 0, ठीक है 300 है ना, हाँ तो यहाँ पे कितना 0 नहीं सॉरी, तो 0 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 314 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब इधर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 1500 में से आप देख लें 1140 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 360। कैसे, तो 1500 माइनस, तो कितना हो गया इतना। तो अब इसको जब हम लोग रेशियो में लेके आएंगे और ये रेशियो होगा हमारा डे का, ये जो रेशियो होगा 1440 रेशियो 360, ये जो रेशियो होगा वो डेज का होगा, किसका होगा डेज का। तो ये हमारा प्रेजेंट के लिए, ये हमारा किसके लिए प्रेजेंट, और इधर किसके लिए अब्सेंट के लिए। तो ये हमारा कट गया 36 से 1 और 4, तो डेज का रेशियो 4:1 है, जबकि डेज टोटल है कितना आपका 20, कितना है 20।
तो 4 से कितना हो जाएगा 20, तो 1 से कितना हो जाएगा 5। तो आपने कितना डे एब्सेंट किया है, तो आपसे पूछ रहा है तो वह कितने दिन के लिए अनुपस्थित था, तो 1:5, तो कितने दिन के लिए एब्सेंट रहा। चलिए थैंक यू दोस्त समय देने के लिए। आज का सेट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फिर नेक्स्ट सेट नंबर 3 का डिस्कस लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।